हेलो। भाई ये सोच थी ना, ये सोच भी अच्छा
हेलो। हेलो। ओके क्लास, आवाज आ रही है? राफिया, अंबर, आपको आवाज सुनाई दे रही है? ओके क्लास, अब जो है जल्दी से ये देखें कि जो ग्रुप सेकंड कैटेगरी थी नॉन बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, इसमें जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है न्यूमोनाई में वो एंटोफेगोसिटिक कैप्सूल है। ठीक है, अब विरिडेंस की बात करें तो विरिडेंस में क्या है? विरिडेंस के पास ऐसी क्या चीज है जो कि उसको हेल्प करती है डिजीज प्रोड्यूस करने में, कॉज करने में? उसमें क्या है? ये प्रोड्यूस करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू अडहेयर टू दी हार्ट वॉल्स। ठीक है ना, मतलब कि जब तक फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिजीज कॉज करने के लिए कि उसकी अटैचमेंट हो। ठीक है, अगर वो सेल के साथ, टिश्यू के साथ ऑर्गेनिज्म आकर अटैच हो गया है तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी आगे प्रोसेस जरूर करेगा। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। तो इसमें जो इसकी हेल्प कर रहा है अटैचमेंट में, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटीन्स है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्लास ये जो है कॉलम टेबल जो है ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है। ठीक है, डायग्राम पिक्चर है। ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं है, आप लोगों ने इसे ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या है कि मैंने जो ग्रुप्स बनाए, ठीक है, A to U लेंस फील्ड ग्रुपिंग, उनका आपस में कंपैरिजन लिखा हुआ है। इसमें टाइप ऑफ पैथोजेनेसिस लिखी हुई है, टिपिकल डिजीजेस लिखी हुई हैं, और इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि वो किस जगह का नॉर्मल फ्लोरा है, कहाँ पर जाके वो डिजीज कॉज करता है। ठीक है, और आप लोगों ने ये देखना है कि जहां पर लिखा हुआ है सी, इसका मतलब है कि वो उस एरिया में जाके क्लोनाइजेशन कर रहा है। क्लोनाइजेशन जिस जगह पे कर रहा है इसका मतलब वहां पर वो जाके डिजीज कॉज करेगा। इसके अलावा डी, जहां पर यूज हुआ है, डी का मतलब है लास्ट वाला कॉलम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट कॉलम। प्रीवियस स्लाइड, ओके हीरा, प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये कहा बाकी जो है नॉन बीटा हिमोलिटिक, ठीक है, जो दूसरी मेन कैटेगरी थी उसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म थे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और विरिडेंस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के लिए जो विजिलेंस फैक्टर था वो उसका कैप्सूल था। ठीक है, सेकंड टाइप विरिडेंस के पास जो इम्पोर्टेंट चीज है डिजीज कॉज प्रोटीन है, ग्लाइकोकैलिक्स में आप लोगों ने जब पढ़ा होगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंपैरिजन पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें क्या था कि प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट्स का जिसमें कंपेयर किया होगा, उसमें आपने देखा कि ऑर्गेनिज्म के पास ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि स्लाइम लेयर, ठीक है, फिम्ब्राई, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, स्लाइम लेयर, फिम्ब्राई वगैरह। अभी आवाज कट रही है क्लास? आप लोगों ने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में स्लाइम स्लाइम और फिम्ब्राई वगैरह पढ़े हैं? स्लाइम लेयर और फिम्ब्राई वगैरह जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये फिम्ब्राई वगैरह जो होते हैं ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं और ये ग्लाइकोकैलिक्स से बने होते हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि विरिडेंस के पास क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिजीज। हाँ जी, पिलाई का जो है सेकंड एक फंक्शन ये भी होता है कि पिलाई ने कॉन्जुगेशन में भी हेल्प करनी होती है। ठीक है, फिम्ब्राई का टोटल फंक्शन ही अटैचमेंट में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया फिम्ब्राई का और ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो क्लोनाइजेशन में जब कोई चीज हेल्प करती है तो इसका मतलब है कि उसे वो टिश्यू उस जगह पर अटैच होने के लिए एक एरिया मिल गया है। ठीक है, जब अटैचमेंट के लिए कोई साइट की जाती है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया वहां पर डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, उसे एक स्पेस मिल गई है ना। तो क्लास इससे जो नेक्स्ट स्लाइड है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। इसमें कंपैरिजन,
जी अदील, आपने ठीक कहा। ठीक है, हम ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली स्लाइम लेयर होती है। स्लाइम लेयर क्या होती है? अटैचमेंट हेल्प करती है, फिब्राई वगैरह। ठीक है, जैसे आपने पढ़े होंगे कि आउटसाइड द सेल वॉल जो है स्ट्रक्चर होता है, कैप्सूल होता है। इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटीन से बनी होती है, फिब्राई, स्लाइम लेयर, ठीक है, पिलाई वगैरह, ये आउटसाइड द कैप्सूल होते हैं। सेल वॉल के बाहर ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। पिलाई का फंक्शन, एडिशनल फंक्शन ये है कि वो कंजुगेशन में हेल्प करता है, और स्लाइम लेयर और फिब्राई का जो है वो अटैचमेंट में हेल्प होना होता है, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और वो बेसिकली बने किससे होते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स से। ठीक है, तो ये स्लाइड्स जो है ये आप लोगों ने बस ध्यान से देखनी है। तो कोई मुझे ये स्लाइड जस्ट एक नजर देख के बताएगा कि इसमें मैंने क्या कंपैरिजन किया हुआ है? टाइप्स को भी देखना है, फर्स्ट कॉलम में बताना है कि कौन सी ग्रुपिंग की हुई है मैंने। जूम करके देख लें, स्टेप्टोकोकस की सब टाइप्स है। ठीक है, तो इसे जूम करके देखें कौन सी सब टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है, किस ग्रुप के। लेंस फील्ड ग्रुपिंग के जो है, जैसे ए पढ़ाया मैंने आपको जिसमें पायोजेनिस था, बी पढ़ाया जिसके अंदर क्या है? स्टेप्टोकोकस एग्लैक्टेशिया है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने ग्रुप्स बताया कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे क्योंकि वो humans को इतना टारगेट नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा इसमें ग्रुप डी भी है। ठीक है, डी के अंदर जो है दो ऑर्गेनिज्म डिस्कस किए गए हैं, कौन कौन से हैं? फिकैलिस है और बोवियस है। ठीक है, ये ग्रुप डी में आते हैं, डी में आते हैं। ठीक है, तो डी में जो ये फिकैलिस और बोवियस है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ लाइन देखे, ये दोनों क्या करते हैं? पायोजेनिक। इनका इन्फेक्शन कॉज करने का वे क्या है? पायोजेनिक है, मतलब इन्फ्लेमेशन के थ्रू जो है ये बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, बस आपने ये कि पायोजेनिक का देख लेना। सबसे पहले ग्रुप ए में है, पायोजेनिक है। पायोजेनिक में वो लोकल और डिसेमिनेटेड दोनों इन्फेक्शन कॉज करता है। लोकल में क्या था, ये इसके एग्जाम्पल जो आपको याद रह जाए वो इजी है। इम्पेटिगो भी ने बताया था कैसा होता है, सेलुलाइटिस भी बताया, फ्रिंजाइटिस भी बताया, डिसेमिनेटेड में सेप्सिस होता है, स्कारलेट फीवर है। ठीक है, इसके अलावा टॉक्सिक शॉक है। अब इम्यूनोलॉजिकल में मैंने आपको जस्ट बताया था, उसकी एग्जांपल इधर लिखी हुई है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ठीक है, नॉन सप्रेटिव है। इसके अलावा रूमेटिक फीवर है। ग्रुप बी जो है ग्लैक्टेशिया है, उसने क्या करना है? न्यूनिटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस है। क्योंकि मैंने आगे डिजीजेस नहीं लिखी ग्रुप बी में, जब आपको ग्लैक्टेशिया पढ़ाया, ठीक है, तो वो मैंने आपको डिजीजेस नहीं लिखी। वो इसलिए नहीं लिखी कि इस स्लाइड्स में सबकी डिजीजेस एक ही कॉलम में प्रेजेंट है, तो आप लोग मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, कंपेयर करके लिखा हुआ है। स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टेशिया है, उसने क्या किया है? न्यूनिटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, ब्रेन की लेयर्स होती हैं। सही है। उसके बाद कैलिस ने क्या किया है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। ठीक है, एंडोकार्डाइटिस, मतलब कि हार्ट में जो है उसकी इन्फ्लेमेशन कर रहा है। ठीक है, और नॉर्मोफ्लोरा कहाँ का है? कॉलन का है। कैलिस नॉर्मोफ्लोरा कहाँ का है? कॉलन का, हमारी कॉलन का। उसके बाद बोवियस है, उसने क्या करना है? उसने जस्ट एंडोकार्डाइटिस किया है। ठीक है, और ये भी नॉर्मोफ्लोरा कहाँ का है? कोलन का है। दोनों का नॉर्मोफ्लोरा है। जो हमने ग्रुप डिस्कस नहीं किए पिछले सेपरेट स्लाइड में, वो थे ग्रुप डी के टू ऑर्गेनिजम्स, फुकैलिस और बोवियस। तो ये दोनों ने जस्ट क्या किया? नॉर्मोफ्लोरा कोलन के हैं, और डिजीज क्या किए हैं? वही यूटीआई से रिलेटेड और एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, उसके बाद निमोनाई है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। उसने क्या क्या डिजीजेस की है? निमोनिया किया है, ओटाइटिस मीडिया किया है, इसके अलावा मेनिंजाइटिस है। ओटाइटिस मीडिया क्या है? इन्फेक्शन कहाँ का है? एयर का इन्फेक्शन होता है। ठीक है,
ओरोफेरेंक्स का है, वहां पर इसकी क्या करती है क्लोनाइजेशन, जाके पहले क्या करता है फेरेंक्स में इसकी क्लोनाइजेशन होती है, वहां से आगे ये स्प्रेड होता है, ठीक है, और आगे से ये कहाँ पर मतलब लंग्स को इन्वेड करता है और कहाँ पर जाता है ब्रेन तक चला जाता है, स्प्रेड हो जाता है। इसके बाद और क्या है, लास्ट टाइप विरिडेंस है। विरिडेंस ने क्या किया, एंडोकार्डाइटिस किया है, ठीक है। नॉर्मोफ्लोरा ये कहाँ का है, ओरोफेरेंक्स का। ये आप लोग को बात क्लियर हो रही है। और नॉर्मोफ्लोरा, ठीक है, सी से क्लोनाइजेशन है और डी से क्या है, मैनी ऑर्गन्स लिखा हुआ है, जैसे कि वो वहां पर डिजीज कॉज करते हैं, कहाँ पर जाकर डिजीज कॉज करते हैं। क्लास ये स्लाइड मिक्सिंग तो नहीं है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है, इसके बारे में कुछ है तो पूछ लिया आप लोग। ठीक है, अब ये है कि इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे करता है तो आपने स्टार्ट ये करना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने स्टार्ट ये करना है कि ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई में इंक्लूड है, जो कि इसकी सेकंड कैटेगरी है स्टेप्टोकोकाई। ठीक है, ये सारी टाइप्स, कोई एक ऑर्गेनिज्म का अगर क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल जस्ट किसका क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेप्टोकोकस बोवियस का, ठीक है, बोवियस। ठीक है, लास्ट थर्ड कॉलम, लास्ट थर्ड रो देखें, बोवियस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ गया है और आपने डिटेल में नहीं। ओके क्लास, हमने जो है ए टू यू तक लेंथ फील्ड ग्रुपिंग की थी सबसे पहले, बीटा हिमोलिटिक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, और लास्ट में जो टू लाइंस है वो नॉन बीटा हिमोलिटिक है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और विरिडेंस है। ऊपर वाली जो एक दो तीन चार लाइनें हैं, रोज जो है वो बीटा हिमोलिटिक की एग्जांपल्स है, और नीचे वाली दो जो है वो अल्फा नॉन बीटा हिमोलिटिक में आ रही हैं। ठीक है, तो अब ये है कि आप लोगों ने ये देखना है कि वो इन्फेक्शन कौन सा कॉज कर रहा है, ठीक है, और ये नॉर्मल फ्लोरा कहाँ का है। नॉर्मल फ्लोरा वाला ये है कि आप लोगों ने जस्ट नॉर्मल फ्लोरा वाला लेक्चर अच्छी तरह याद कर लिया है, वो स्लाइड्स अच्छी तरह याद कर रही हैं, तो वही इम्पोर्टेंट बेसिकली क्वेश्चन वही मोस्टली पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स उन्हीं की ही पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई आ जाता है तो आप लोग के माइंड में ये भी हो, जैसे अब बोवियस उसमें मैंने नहीं लिखा होगा, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बोवियस कहाँ का नॉर्मल फ्लोरा है, तो ये नॉर्मल फ्लोरा कॉलन का है। ठीक है, तो ये जस्ट आप लोग के माइंड में ऐसे थोड़ा सा याद रह सकता है, जस्ट आप लोग एक दिन आपस में सब बैठ के ये याद रखें कि आप लोग वन बाय वन देखें कि स्किन का नॉर्मल फ्लोरा कहाँ है, फिर अंदर की तरफ जाते जाएं, ठीक है। स्किन के नॉर्मल फ्लोरा कहाँ कौन सा है, हमारे थ्रोट का नॉर्मल फ्लोरा कौन सा है, हमारे कोलन का नॉर्मल फ्लोरा कौन सा है, हमारा जीआईटी स्टमक में कौन सा है, ठीक है। इस तरह याद करेंगे, जब नोज का देखेंगे, थ्रोट का देखेंगे, तो आप लोग खुद इस तरह से जब जो आप लोग खुद इंटरेस्ट लेके अलग अलग करके पढ़ेंगे ना, जैसे ये सारी बातें अलग अलग करके लिखी है, बट आप जब एक सीक्वेंस में खुद को कंपेयर करेंगे, लेके चलेंगे, सबसे पहले बाहर देखेंगे कि स्किन का नॉर्मल फ्लोरा कौन सा है, उसका नाम लिख लें, ठीक है, अपनी मेहनत आप लोगों ने खुद करनी है ना, तो इस तरह से याद रखें। स्किन के बाद देखें नोज का नॉर्मल फ्लोरा कौन सा है, आगे थ्रोट देखें कौन सा है, ठीक है, थ्रोट के बाद देखें फ्रिंजाइटिस, ठीक है, जो फ्रिंजाइटिस फ्रिंजिस में कौन सा नॉर्मल फ्लोरा है, उसके बाद देखें कि हमारे कोलन में कौन सा आ गया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको और भी बताया, ठीक है, कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा है, वजाइना का बताया, ये सारे मैंने आपको बताए थे नॉर्मल फ्लोरा। सही है, तो ये वाली बातें जब होती है ना किसी एक की एक ऑर्गेनिज्म के बारे में आती है, तो आप उसमें नॉर्मल फ्लोरा लिख के कहाँ का है वो एक पॉइंट ऐड करके पॉइंट ले सकते हैं। अच्छे से याद रहता है, ठीक है ना। तो हीरा का ये जो लास्ट कमेंट है आप लोग भी देखें, तो ये है कि आप लोग ये रट्टे के साथ आप लोग को याद नहीं रहेगा, मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूज आप लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो किस तरह याद रखेंगे, खुद एक दूसरे से पूछ के क्वेश्चनिंग करके, जैसे आप लोग के क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है, या जो लोग हॉस्टलाइज्ड हैं, एटलीस्ट वो ये बेनिफिट जरूर आप एक दूसरे से ले सकते हैं कि वो एक दिन बैठ के जस्ट इस तरह की डिस्कशन करें, डिस्कशन से उन्हें ज्यादा याद होगा, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट ऐसे कंपेयर किया हुआ है, ठीक है, जो हमने इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ी। सबसे पहले ग्रुप ए की मैंने बताया पायोजनीज था, ग्रुप बी में एग्लेक्टेशिया था, ग्रुप डी के टू ऑर्गेनिज्म मैंने स्लाइड्स में डिस्कस नहीं किए बट इस टेबल में इंक्लूड कर दिए हैं कि जस्ट कंपैरिजन में आप लोगों को याद रह जाए, ठीक है। ग्रुप डी में टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, फिकैलिस है और बोवियस है, ठीक है, दोनों ने इतने खास इन्फेक्शन नहीं किए, एंडोकार्डाइटिस इंपॉर्टेंट है, यूटीआई कॉमन होता है, ठीक है। तो उसके बाद निमोनाई है, विरिडेंस है, निमोनाई ने भी निमोनिया कॉज किया, ओटाइटिस मीडिया किया और मेनिंजाइटिस किया, इसके अलावा जो है विरिडेंस ने एंडोकार्डाइटिस किया। क्लियर हो गई ये स्लाइड।
क्लास हमारी जो है 10:30 पर मीटिंग है। मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है राबिया जा, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता कि कब से ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो है 10:30 पर मीटिंग है, प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है। तो कैंसिल हो गई है? अच्छा, चले। ओके क्लास, ठीक है। क्लास इस स्लाइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? इसमें हमने स्ट्रेप्टोकोकाई कंप्लीट कर ली है। ओके क्लास, अब जो है हमने जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीस को डिटेल में पढ़ा, एग्लैक्टिशिया को डिटेल में पढ़ा, इसी तरह अब हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, निमोनाई जब बोलेंगे तब ऑर्गेनिज्म का नेम है, और नमूनिया जब बोलेंगे तो वो डिजीज का नेम होता है। ठीक है, इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। नमूनाई ऑर्गेनिज्म नेम है और नमूनिया जो है वो डिजीज नेम है। ओके हीरा, मैं आपको ये आज आज देखूंगी, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, मैं एंड पर इसलिए शेयर करती हूँ कि जैसे कई बार ऐसे होता है कि पढ़ाने से पहले उसमें कोई एक दो पॉइंट्स में उसमें मजीद जो लगता है कि मजीद इसको हम किस तरह से इजी कर सकते हैं, मैं उसको थोड़ी बहुत चेंजेस कर देती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब मैं वो पढ़ा लूँ उसके बाद आपको सेंड करूँ ताकि उसमें मजीद, तब तो मैंने कोई चेंजेस नहीं करनी होती, जस्ट इस वजह से डिले हो जाता है। जी, न्यूमोनाई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो अब क्या है, वही हमने पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस में ये एग्जांपल है, निमोनिया ग्राम पॉजिटिव है, लैंसिड शेप्ड कोकाई है। लैंसिड शेप क्या है, ये मैंने इसको आगे आगे बताया हुआ है। इसके अलावा ये पेयर्स भी हैं। ठीक है, डिप्लोकोकस है और शॉर्ट चेन्स भी हैं। निमोनाई, निमोनाई हमने अब बेसिकली फर्स्ट स्लाइड आप लोगों ने देखी है जिसमें मैंने एग्जांपल दी हुई हैं, ये नॉन बीटा हिमोलिटिक में आ रहे हैं। ठीक है, बस ये कि इसको अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई को। तो इसमें क्या है कि ग्राम पॉजिटिव है, लैंसिड शेप है। लैंसिड शेप को पहले जरा आप लोग देख लें कि क्या है। लैंसिड शेप मींस क्या होता है कि बाकी जो होते हैं वो बिल्कुल राउंड शेप में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट लैंसिड शेप जब कह रहे हैं तो तब इसका मतलब होता है कि वो राउंड होने के साथ साथ क्या होता है, ओवल शेप। ओवल शेप को मुझे बताएगा कौन सी होती है ओवल शेप? राउंड नहीं है, राउंड से थोड़ी सी डिफरेंट होती है ओवल शेप। कोई कॉमन एग्जांपल देगा हमारे लाइफ में जो डेली यूज की चीजें हैं हम खाते हैं, कोई ओवल शेप की एग्जांपल देगा, किसकी ओवल शेप होती है? मतलब वो राउंड नहीं है, खाने की चीज है, बिल्कुल राउंड सर्कुलर फॉर्म नहीं है, थोड़ी सी ओवल है शेप। कोई एग्जांपल देगा उसकी? एग। गुड हो गया, गुड, गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एग टाइप, एग क्या होता है, बिल्कुल गोल नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा लंबाई में होता है। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो है वो लैंसिड शेप में कि ओवल टेप ओवल टाइप में थोड़े से होते हैं। क्लियर हो गया? ओके क्लास, उसके बाद क्या है, ब्लड एगर पर मैंने बताया कि अल्फा हिमोलिसिस करते हैं, मतलब कि पार्शियल हिमोलिसिस कर रहे हैं। दे आर लाइज्ड बाय बाइल। ठीक है, जब बाइल के अंदर जो होता है इनकी लाइसिस हो जाती है। ठीक है, अब एक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, ऑप्टोचिन। देयर ग्रोथ इज इनहिबिटेड बाय ऑप्टोचिन। ठीक है, ऑप्टोचिन एंटीबायोटिक है, उससे इनकी ग्रोथ जो है, बेसिकली ये लैब्स में टेस्ट किए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो ऑप्टोचिन सेंसिटिव होते हैं, कुछ उसको रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो नमूनाई जो है वो ऑप्टोचिन सेंसिटिव होता है, एज कम्पेयर टू सेकेंड टाइप जो विरिडेंस वाली है वो ऑप्टोचिन रेजिस्ट करता है। ठीक है, दोनों ही अल्फा हेमोलिसिस की एग्जांपल है, बट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो है वो ऑप्टोचिन सेंसिटिव है। और बाइल से क्या होता है, जहां पर बाइल प्रेजेंट होगी, बाइल कोई बताएगा व्हाट इज बाइल? बाइल की कोई मुझे डेफिनेशन या कुछ बताएगा, बाइल क्या है? क्लास मुझे बाइल का आंसर दें जल्दी से। ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी मीन के एक मेडिसिन का नेम है। ठीक है, तो जब हम ऐसे टेस्ट करते हैं,
निम्रा, आपने पूछा ऑप्टोचिन क्या है, तो मैं ये बता रही हूँ कि ये एंटीबायोटिक है। जैसे कि हमने लैब के अंदर क्या किया है, बैक्टीरिया को ग्रो करवाया और उसके अंदर थोड़ी सी एंटीबायोटिक भी डाल देते हैं। अगर एंटीबायोटिक डालने से वो ग्रोथ किल हो गई है, तो इसका मतलब है कि वो ऑप्टोचिन को सेंसिटिव है, ऑप्टोचिन से किल हो रहे हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक नेम है, मेडिसिन का नेम है। ठीक है, आप मुझे बाकी बताएं, बाइल क्या है। ओके क्लास, मैं आपको बता देती हूँ बाइल क्या है। बेसिकली जो होता है हमारा लीवर है। ठीक है, लीवर से जो है वो बाइल प्रोड्यूस होती है। बाइल का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि डाइजेशन में, मतलब कि फूड वगैरह की डाइजेशन में हेल्प होती है बाइल के थ्रू। ठीक है, तो अब इसने फूड को डाइजेस्ट करना होता है बेसिकली फंक्शन। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर जहां जहां बाइल गुजर रही है वहां पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया क्या होगा, वो भी इसके साथ किल हो जाएगा। ठीक है, बाइल से वो बेसिकली ऑर्गेनिज्म टॉलरेट नहीं कर पाता। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है बाइल फूड को डाइजेस्ट करने के साथ साथ इस ऑर्गेनिज्म को भी किल कर देती है, डैमेज कर देती है। ठीक है, बाइल जो है बेसिकली फ्लूइड है जो हमारे लिवर से प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो डाइजेशन में हेल्प करता है। ग्रीनिश फ्लूइड इन लिवर। ठीक है, हाँ जी, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, डाइजेशन में हमारी फूड में हेल्प करता है। इसके अलावा जो अगर निमोनाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे स्टमक के अंदर या कहाँ पर भी, तो ये उससे किल हो जाता है बाइल, अगर वहां पर प्रेजेंट है तो। ठीक है, लाइस्ट मीन कि ये इसकी भी लाइसिस हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। और इनहिबिटेड मीन होता है जो आगे है ऑप्टोचिन। इनहिबिटेड मीन देयर ग्रोथ इज इनहिबिटेड मीन स्टॉप हो जाती है। हम इसको क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं ऑप्टोचिन से, मेडिसिन का नेम है। Pneumococci possess polysaccharide capsule of more than 91 antigenically distinct types। ठीक है, अब ये है कि उसके अंदर, अब इसमें सब में पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, मैंने आपको बताया कि किस किसके अंदर पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है जो कि विरुलेंस फैक्टर है। ठीक है, इसमें पॉलीसेक्राइड कैप्सूल की 1 टाइप्स है। ठीक है, इतनी डिफरेंट टाइप्स के इसका जो इसमें कैपेसिटी है। पॉलीसेक्राइड कैप्सूल जो है वो, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है, और इसकी इतनी टाइप्स हैं। ठीक है, अब देखो हमें लैब में कोई सिंपल जस्ट ये कह रहा है कि इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया जो है इसके ब्लड में पाया गया है। ठीक है, अब ब्लड के अंदर इसमें से 91 में से कौन सी टाइप है ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और इन सब के लिए जो है इनको किल करने का मैकेनिज्म जो है एंटीबायोटिक कौन सी इसके 91 में से किस टाइप को किल करती है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना इस तरह से। ठीक है, another important surface component of Streptococcus pneumoniae is a taucic acid in the cell wall called C substance, also known as C polysaccharide। ठीक है, तो अब इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वो टैक्यूक एसिड है। ठीक है, जो इसको हेल्प करती है डिजीज कॉज करने में। क्लियर हो गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई का इंट्रोडक्शन जस्ट। ओके क्लास, अब इसकी जो पैथोजेनेसिस है कि ये बैक्टीरिया जो है वो डिजीज किस तरह से कॉज करता है निमोनाई। सबसे पहले इसमें मैंने विरुलेंस फैक्टर जो प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस की है, पैथोजेनेसिस में इसलिए किया है कि वो बता सकें कि जैसे कैप्सूल है तो किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। विरुलेंस फैक्टर जो है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है एंड एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडी इज प्रोटेक्टिव। ठीक है, सेकेंड जो है लाइपोटैक्टिक एसिड, मैंने प्रीवियस स्लाइड में फिर डिस्कस किया था। इसमें क्या है, विच एक्टिवेट्स, इसका मैकेनिज्म किस तरह से है, लाइपोटैक्टिक एसिड किस तरह से रोल प्ले करती है। विच एक्टिवेट्स कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट आप लोगों ने इम्यूनिटी सेल्स में पढ़ ली हैं कि कंप्लीमेंट्स क्या होते हैं। एंड इंड्यूस इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, साइटोकाइंस भी आप लोगों ने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो कुछ साइटोकाइंस ऐसे हैं, जैसे आप लोगों ने साइटोकाइंस पढ़े थे। ठीक है, तो उनका फंक्शन बेसिकली ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मैसेज लेकर जाते हैं कि क्या फंक्शन अब करना है। ठीक है, साइटोकाइंस क्या होते हैं मैं ये आपको बता रही हूँ, मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है साइटोकाइंस का। तो ये एक तरह से मैसेंजर होते हैं। मैसेंजर मीन क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं कि केमिकल्स के थ्रू के ऐसे मैसेज लेके जाते हैं जिस जगह पे कि ये वाला फंक्शन करो, जाके एक्टिवेट करते हैं अगले जाके ऑर्गन को। ठीक है,
तो ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या करना होता है, कंप्लीमेंट को एक्टिवेट किया, लाइपोटेक्यूइक एसिड, लाइपोटेक्यूइक एसिड ने हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया और उससे क्या हुआ, साइटोकाइंस की प्रोडक्शन हुई। कंप्लीमेंट सिस्टम से क्या हुआ, इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन। क्लास आपके कमेंट्स कहाँ जा रहे हैं, मुझे जस्ट एक सेकंड शो हो रहा है और उसके बाद वो रिमूव हो जाते हैं, क्या हो रहा है। इसके बाद मुझे कोई कमेंट्स नहीं आप लोग का दिखाई दिया, निम्रा महरीन के बाद, बट अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन किया है, फौरन आप लोगों ने रिमूव कर दिया है, जो मुझे शो नहीं हो रहा। ओके क्लास आगे देखें। ठीक है, इसमें मैं ये प्रोसेस बता रही हूँ कि लाइपोटेक्टिक एसिड का रोल क्या होगा। कैप्सूल तो हो गया, एंडोफेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो किल नहीं होता, इनगल्फ नहीं होगा, तो बॉडी में रहेगा और डिजीज कॉज करेगा। अब लाइपोटेक्टिक एसिड ने बेसिकली क्या करना होता है, हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवा के साइटोकाइन की प्रोडक्शन करवानी होती है। ठीक है, तो अब ये जो साइटोकाइन हैं इनसे क्या होगा, contributes to the inflammatory response and to the septic shock syndrome that occurs in some immunocompromised patients। ठीक है, अब इससे क्या हुआ था कि जब साइटोकाइंस की प्रोडक्शन हुई, ठीक है, तो इन साइटोकाइंस की प्रोडक्शन कौन सी थी, वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस थे। ठीक है, अब इन्फ्लेमेटरी हुई है, मतलब इन्फ्लेमेशन हुई, तो इनकी वो स्प्रेड हुआ इन्फेक्शन, तो बॉडी में क्या होगा, सेप्टिक शॉक, मतलब सेप्टिक शॉक सिंड्रोम की कंडीशन प्रोड्यूस करवाते हैं, इंड्यूस करवाते हैं। क्लास मुझे बताएंगे कि शॉक क्या है, शौक की डेफिनेशन कोई बताएगा। मैंने आई थिंक आप लोगों को पहले जब मैंने एक बार डिस्कस किया था तब भी मैंने बताया था शौक क्या होता है। ठीक है, शौक की डिफरेंट टाइप्स थी। ठीक है क्लास, आप लोग सुन रहे हो ना, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। हेलो क्लास, शौक की आवाज आप लोग को वो मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मुझे शौक का कोई आंसर दे जल्दी से, शौक क्या है, जस्ट सिंपल वर्ड्स में लिख के बताना है शौक क्या होता है। ठीक है, और सेप्टिक शॉक क्या है। ठीक है, शॉक ऐसी कंडीशन है जिसमें टैक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ओके क्लास, जस्ट अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी से खुद आपको बता रही हूँ। सेप्टिक शॉक सिंड्रोम वो होता है, सिंड्रोम ऐसी कंडीशन होती है जिसमें, मतलब सिंड्रोम का वैसे एक वर्ड होता है क्लस्टर ऑफ डिजीजेस। किसी एक बंदे को एक डिजीज है तो हम उसका नेम से कॉल करते हैं। सिंड्रोम मीन होता है कि क्लस्टर ऑफ डिजीजेस, किसे द पर्सन हैज मोर देन वन डिजीज। ठीक है, क्लस्टर ऑफ डिजीजेज है तो उसे हम सिंड्रोम करेंगे कहेंगे। और सेप्टिक शॉक ऐसा शॉक होता है कि जब बॉडी तब शॉक की कंडीशन में जाती है जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। ठीक है, एक बॉडी तब भी शॉक में चली जाती है जबकि हाइपोवोलेमिक शॉक ऐसा शॉक होता है जिसमें ब्लड लॉस हुआ या फ्लूइड लॉस हुआ। जैसे कि किसी बंदे को रोड एक्सीडेंट हुआ तब वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगा, ब्लड कम हुआ तो बंदा शॉक में चला गया। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को सीवियर डायरिया रहता है, ठीक है, बच्चों में ये होता है बेसिकली। ठीक है, लो ब्लड फ्लो की वजह से होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर हाइपोवोलेमिक में, जस्ट अभी एग्जांपल दे रही हूँ कि हाइपोवोलेमिक में क्या होता है कि ब्लड कम होने की वजह से, इसके अलावा फ्लूइड, जैसे डायरिया भी किसी को हुआ है और उसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो डायरिया की वजह से भी वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है। इसी तरह कार्डियोजेनिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है कि ब्लड का फ्लो कम होता है, आउटपुट कम होता है। ठीक है, इसी तरह जो सेप्टिक शॉक सिंड्रोम है इसमें क्या होता है कि बॉडी शॉक में तब जाती है जबकि ब्लड इन्फेक्टेड होता है। किससे इन्फेक्टेड ब्लड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड होता है। वही इन्फेक्टेड ब्लड जब डिफरेंट ऑर्गन्स में सप्लाई होता है तो बॉडी जो होती है वो शॉक में चली जाती है, और इसको ट्रीट करना वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, अब देखो जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ, उसमें ब्लड कम हुआ, बंदे को ब्लड लगा देते हैं तो उसका शॉक कवर हो जाता है। ठीक है, ब्लड कम हुआ, उसे बंदे को बाहर से हमने ब्लड के बैग्स लगाए तो ब्लड जो है वो उसका शॉक ठीक हो जाता है। तो ये जब बॉडी जो है सेप्टिक शॉक
सिंड्रोम में जाती है तब इसको ट्रीट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और जब तक बैक्टीरिया किल नहीं होगा बॉडी जो है वो शॉक की कंडीशन में रहती है। ठीक है। अमीनो कंप्रोमाइज इसलिए स्पेशल है कि उनके अंदर इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, तो सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन है नीमोलाइसिन, हीमोलाइसिन दैट कॉजेज अल्फा हेमोलिसिस मे आल्सो कंट्रीब्यूट टू पैथोजेनेसिस। ठीक है। अब ये किस कैटेगरी में था? अल्फा हेमोलिसिस में था। अल्फा हेमोलिसिस क्या होती है? पार्शियल हेमोलिसिस है। तो जब ये आरबीसीज की बॉडी में आके डिस्ट्रक्शन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसको हेल्प कर रहा है डिजीज कॉज करने में। क्लियर हुआ कि ये पैथोजेनेसिस में हेमोलिसिस किस तरह हेल्प करती है? कि आरबीसीज डिस्ट्रक्शन हो रही है, जब हमारी बॉडी में खुदा ना खास्ता ये ऑर्गेनिज्म आता है आरबीसीज को ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। ब्लड सेल्स कम होंगे तो आगे से क्या होगा? ठीक है, बॉडी कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकती है और डिफरेंट जो है इसमें जो है इन्फेक्शंस या डिजीजेस मतलब मजीद इससे प्रोग्रेस लीड कर सकती है। ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या है? इसमें आईजीए प्रोटीएज है, एक एंजाइम है आईजी एस, जहां पर ए ऐसी एस लिखा होता है ना, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज था। ठीक है। ये एस क्या होते हैं? एंजाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या है? जी लुबना, आप ये कह सकते हैं सडन चेंज इन ब्लड फ्लो। ठीक है। शॉक तब होगा ब्लड फ्लो में चेंजेस आती हैं तो बॉडी शॉक में चली जाती है। बस ये लास्ट स्लाइड है, इसको आप लोगों ने ऑब्जॉर्व करना है। मैं इसके बाद जो है जस्ट पैथोजेनेसिस डिफरेंट मुश्किल था। ठीक है। बाकी जो है हमने बाकी स्लाइड्स में जस्ट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई को विरिडेंस को जस्ट ये ओवरव्यू करेंगे, आज जस्ट यही पढ़ेंगे। कि इसलिए मैं स्लाइड आज कंप्लीट कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगी तो इसकी रिवीजन करवाऊंगी, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आज भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आज पढ़ेंगे तो थोड़ी सा माइंड में रह जाएगा, जब मैं इसकी दोबारा से रिवीजन करवाऊंगी पैथोजेनेसिस की तो आपको मजीद एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। टाइटस, TITIS, टाइटस रिप्रेजेंट इन्फ्लेमेशन और एस रिप्रेजेंट एंजाइम्स। ठीक है। ठीक है मरियम। टिस के साथ टाइटस होता है, TITIS, टाइटिस होता है। ठीक है। तो अब इसके अलावा इसमें और में क्या है? आईजीए प्रोटीएज एंजाइम है। इस एंजाइम ने क्या करना होता है? वही मैं कह रही हूँ कि क्लोनाइजेशन जो होता है एक इम्पोर्टेंट स्टेप रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करने के लिए। ठीक है। तो जब ये आईजीए एंजाइम प्रोड्यूस होता है तो इसने क्या करना है? ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी जो है क्लोनाइजेशन की किसी भी चीज के साथ, कौन सी चीज? बिकॉज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, वहां पर अटैच होने की एबिलिटी जो होती है मजीद बढ़ जाती है। आईजीए उसमें हेल्प करता है। जैसे आपने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा ना, जो अटैचमेंट में हेल्प कर रहा था, सेम ऐसे आईजीए जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई में हेल्प कर रहा है अटैचमेंट पे। कहाँ पर अटैचमेंट हो रही है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। बाय क्लीविंग आईजीए, आईजीए बताएगा क्या चीज है? आईजीए क्या है? क्लास जल्दी से बताएं, टाइम नहीं है। आईजीए क्या है? और क्लीविंग का मतलब कोई बताए, क्लीविंग क्या है? जस्ट वर्ड बताना है, मतलब टर्म यूज हुई है। क्लीविंग की बजाय आप लोग यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी लिख सकते हैं, डैमेजिंग भी लिख सकते हैं, बाय डैमेजिंग द आईजीए, या कटिंग कट डाउन द करना। एंटीबॉडी की टाइप है आईजीए एंटीबॉडी। ठीक है। अब क्लीविंग का मतलब मैंने अभी खुद भी बता दिया है। ठीक है। फिर भी आप लोग लिखते हैं कि उसे डिस्ट्रॉय करके आईजीए। ठीक है। आईजीए को डिस्ट्रॉय करके, ब्रेक डाउन करके, उसको डैमेज करके, उसको कट डाउन करके। ठीक है। तो ये क्या करती है? खुद जाके वहां पर अटैच हो जाती है। ठीक है। अब क्या है? बैक्टीरिया अटैच हो गया है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसकी एक इम्पोर्टेंट जो है डिजीज क्या है? निमोनिया है। निमोनिया क्या है? लंग्स की इन्फ्लेमेशन है। जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ आके अटैच हो गया है तो लंग्स का लिंक जो है रेस्पिरेशन से ही है ना। लंग्स का काम फंक्शन जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में आके अटैच हो गया तो इसका मतलब डेफिनेटली यही है कि वो अब हमारे लंग्स को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है। निमोकोकाई मल्टीप्लाई इन टिश्यूज एंड कॉजेज इन्फ्लेमेशन। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन ब्लड में नहीं हो रही, टिश्यूज के अंदर होती है। When they reach alveoli, there is outpouring of fluid and red and white blood cells resulting in consolidation of lungs.
ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मैंने बताया कि इनकी अटैचमेंट हो गई, ठीक है, लंग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके इन्होंने अटैचमेंट की टिश्यूज के अंदर, वहां पर एक बैक्टीरिया गया था बट वहां पर उसकी इतनी मल्टीप्लीकेशन हुई कि वहां पर वो सैकड़ों में बैक्टीरिया बन गए, ठीक है। तो जब ये एक बैक्टीरिया से इतने ज्यादा बैक्टीरिया बन गए हैं, तो जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन और फीवर होते हैं वो स्टार्टिंग साइंस होते हैं, इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हुई तो अब वहां से जब इतने बैक्टीरिया स्प्रेड होंगे, कहाँ पर, एल्वुलाई में, ठीक है। एल्वुलाई में क्या होते हैं, हमारे लंग्स की बात हो रही है, ठीक है ना, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है। तो वहां से क्या होगा, आउटपोरिंग में के फ्लूइड फ्लूइड के अंदर क्या होगा, रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स की इतनी ज्यादा सी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, क्या होगा, लंग्स में कंसोलिडेशन हो जाएगी। तो इसे क्या हम कह रहे हैं, निमोनिया इस तरह से ये कॉज करता है। आप लोग देखेंगे कि इसीलिए कहते हैं कि तब स्टीम लें, ठीक है। निमोनिया में स्टीम किस तरह से हेल्प करती है कि वो इसको मतलब थिक डाउन कर देती है, और वो जैसे हम कहते हैं ना कि वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, या जो इतना एक्यूमुलेशन हो जाती है बॉडी में रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स के, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है एल्वुलाई हमारे लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से लंग्स की कंसोलिडेशन हो जाती है, कि मतलब वो सख्त हो जाता है, भर जाता है ना लंग्स। जब इन चीजों के साथ बढ़ जाएगा तो लंग्स में कंसोलिडेशन हार्डनेस हो जाती है, इसलिए कहते हैं। सबसे पहले से ना आपने कहा, अच्छा रिपीट कर दो, सबसे पहले क्या है कि आईजीए प्रोटीएज एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। आईजीए एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, उसने क्या किया, अटैचमेंट की। अटैचमेंट हुई, जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ अटैच हो गया, सबसे पहले, अच्छा क्लास दोबारा से सुने कि ये एक तरह से प्रोसेस निमोनिया का बता रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई किस तरह से निमोनिया करता है। निमोनिया बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमल टिश्यूज, के लंग्स के जो टिश्यूज है उनकी इन्फ्लेमेशन जो है बेसिकली निमोनिया है। तो अब लंग्स के टिश्यूज की इन्फ्लेमेशन किस तरह हो रही है ये मैं आपको बता रही हूँ, इन्फ्लेमेशन किस तरह हो रही है, ठीक है। उसमें स्टेप, सबसे पहले अटैचमेंट हुई, अटैचमेंट हुई, बैक्टीरिया जाकर वहां पर अटैच हो गया, अटैच हुआ तो वहां से क्या हुआ, जहां पर बैक्टीरिया अटैच हुआ है, ठीक है, कहाँ पर अटैच हुआ है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हुआ, वहां से वो जो एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई में स्प्रेड हो जाएगा। कब स्प्रेड होगा, जब वो जहां पर जाकर अटैच हुआ था, ठीक है, हमारे लंग्स में, एल्वुलाई में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। सबसे पहले मुझे बताएंगे क्या क्या आ रहा है आप लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक, चलें टाइम शॉर्ट है रहने देते हैं, मैं खुद ही बताती हूँ आपको। बैक्टीरिया आया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, सबसे पहले उसकी अटैचमेंट हुई, अटैचमेंट होने के बाद जहां पर वो अटैच हुआ टिश्यूज के अंदर, उसकी मल्टीप्लीकेशन हुई। सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट स्टेप था अटैचमेंट हुई, सेकंड में उसकी मल्टीप्लीकेशन हुई टिश्यूज के अंदर, ठीक है। टिश्यूज के बाद अटैचमेंट, मल्टीप्लीकेशन, थर्ड क्या होगा, स्प्रेड होगा बैक्टीरिया, वहां से स्प्रेड कहाँ होगा, एल्वुलाई में जाएगा, ठीक है। एल्वुलाई मतलब कि हमारे लंग्स वगैरह की बात अब होने स्टार्ट हो गई है। तो लंग्स में जब ये बैक्टीरिया जाता है तो वहां पर मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने मैं किसको, हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया था ना, जहां से साइटोकाइंस रिलीज हुए, साइटोकाइंस ने क्या करवाना होता है, इन्फ्लेमेशन रिलीज करवानी होती है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करवानी होती है। इन्फ्लेमेशन जैसे मैंने आपको बताया, किसी की भी फिंसी बनती है, कोई पिंपल्स बनता है, तो वो जो इन्फ्लेमेशन होती है, उस वो जो मैंने आपने एक क्वेश्चन आपने पूछा था, व्हाट इज एक्सुडेट, ठीक है। तो सेम ऐसे ये एक्सुडेट्स टाइप मटेरियल है जिसके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होंगे, डब्ल्यूबीसीज वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स वगैरह सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो इस बैक्टीरिया को किल करने आते हैं, वो सारे इधर अक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये सारी चीजें जब एक फ्लूइड बन जाएगी, इस फ्लूइड के अंदर इतना कुछ प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, आरबीसीज प्रेजेंट होंगे, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा पास सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये सारी चीजें जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं तो लंग्स के अंदर क्या होगा, हेलो,
ठीक है मरियम शजर, गुड हो गया, आपने सही आंसर दे दिया। ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात हो रही है, तो आपने जस्ट स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले अटैचमेंट हुई हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ, सेकंड में उसकी मल्टीप्लिकेशन हुई, बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया आया था, वो 100 में डिवाइड होकर क्या करेगा, हमारे एल्वुलाई को टारगेट करेगा, हमारे लंग्स को टारगेट करेगा। जब इतने ज्यादा बैक्टीरिया हमारे लंग्स में प्रेजेंट होंगे तो उसको किल करने के लिए वहां पर क्या आएगा, न्यूट्रोफिल्स वगैरह आएंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, वहां पर न्यूट्रोफिल्स भी प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया भी सैकड़ों में प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज वगैरह की वहां पर डिस्ट्रक्शन हो रही है, बैक्टीरिया डिस्ट्रक्शन कर रहा है ना आरबीसीज की। ये सारी चीजें मिलकर ये एक तरह से एक एक्सुडेट फ्लूइड बन जाएगा। ये फ्लूइड जो है वो लंग्स को हार्ड कर देगा, लंग्स के अंदर इन सब की एक्यूमुलेशन जो है वो कंसोलिडेशन कर रही है। क्लियर हुआ? अदील आपको क्लियर हो गया? कंसोलिडेशन मीन क्या होता है कि बहुत ज्यादा चीजें लंग्स के अंदर जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती वो सारी चीजें एकदम से हमारे लंग्स में प्रेजेंट होंगी। उसमें क्या क्या होगा, ब्रेक ब्रेक मतलब डैमेज डब्ल्यूबीसीज होंगे, आरबीसीज होंगे, न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स हैं जो इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के लिए आएंगे। ठीक है, इसके अलावा वहां पर वो जो है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें जब मिल के जो है हमारे लंग्स को थिक कर देती हैं, ये कंसोलिडेशन कह रहे हैं कि मतलब नॉर्मली लंग्स के अंदर जो चीजें नहीं प्रेजेंट वो भी वहां पर आकर प्रेजेंट होंगी, हमारे लंग्स को मोर सॉलिड करेंगे कि उसके अंदर मजीद बहुत सी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके स्टेप्स क्या क्या हुए डिजीज के? डिजीज के स्टेप्स वन बाय वन करके लिखें पैथोजेनेसिस में। पहले जो है बॉडी में आया बैक्टीरिया, पहले एंटी फेगोसाइटोसिस हुई, कि मतलब फर्स्ट स्टेप क्या था कि बैक्टीरिया आया और इनगल्फ नहीं हुआ। एंटोफेगोसाइटोसिस के बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, अटैचमेंट हुई। किससे हुई, किसके थ्रू हो रही है अटैचमेंट, आईजीए प्रोटीएज के थ्रू। ठीक है, आईजीए प्रोटीएज ने अटैचमेंट में हेल्प की। थर्ड स्टेप क्या हुआ, थर्ड स्टेप क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लिकेशन हुई। मल्टीप्लिकेशन के बाद फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि बैक्टीरिया स्प्रेड होगा, कहाँ पर स्प्रेड होगा, एल्वुलाई, हमारे लंग्स तक स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, स्प्रेड हुआ तो वहां पर क्या होगा कि डिफरेंट जो है इस ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए अक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स होगी। ACCU मैं सेंड कर रही हूँ, QWCUMU, accumulation of damaged RBCs, WBCs, different immunity cells like macrophages, cells या immunity cells। इम्यूनिटी सेल्स में कौन कौन से आएंगे जो इसको किल करने के लिए वहां पर आए होंगे, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें और क्या मिलके क्या करेंगी, ठीक कर देंगी। फिफ्थ स्टेप क्या होगा इसके बाद, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के मीन कि ये सारी चीजें मिलके हमारे लंग्स को भर देंगी। क्लास स्टेप्स देखें सारे, आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले एंटीफेगोसाइटोसिस। ठीक है, एंटीफेगोसाइटोसिस से क्या हुआ कि बैक्टीरिया बच गया, हमारी बॉडी में आ गया, फेगोसाइटोसिस नहीं हो सकी ड्यू टू इट्स कैप्सूल। सेकेंड स्टेप में उसकी अटैचमेंट में हेल्प की। ठीक है, किसने हेल्प की, आईजीए प्रोटीएस एंजाइम ने उसको अटैचमेंट में हेल्प की, क्लोनाइजेशन हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, निमरा महरीन, आप लोग सब इसका फोटो पिक्चर बना लें। निमरा महरीन ने अभी जो कमेंट किया है सबको दिखाई दे रहा है, उसने मजीद डिटेल में लिखा है। ठीक है, मतलब मैंने भी स्टेप्स लिख के सेंड किया है बट उसने उससे भी डिजीज, उससे भी जो है प्रोसेस जो है वो
मजीद डिटेल में लिखा है, सब इसकी पिक्चर बना ले। ये कमेंट शो हो रहा है ना निमरा महरीन का, आप लोग अपने मोबाइल से इसकी पिक्चर बना लें। ये इसका बेसिकली स्टेप है, और इसको अभी आप लोग जैसे ही लेक्चर एंड होगा जस्ट 5 मिनट्स के लिए इसको ध्यान से पढ़ना है। ओके क्लास, क्लियर हो गया? गुड निमरा। ये बात है कि आप लोगों ने देखें साथ में ध्यान से सुना तो आप लोगों को फौरन से उसका प्रोसेस पता चल गया। ये सारी बात इंटरेस्ट की है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो। क्लास आप लोगों ने इसके कमेंट्स की पिक्चर बना ली है ना? निम्रा मेहरीन, ये ऐसे ही सेम ऐसे स्टेप्स हुए। एंटीफेगोसाइटोसिस हुई, फिर बैक्टीरिया बच गया तो आके अटैच हो गया, अटैच हुआ तो जाहिर है जहाँ पर प्रेजेंट था उसने वहां पर अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी, मल्टीप्लिकेशन हो गई। जब वो इतने ज्यादा बैक्टीरिया बन गए तो वो मजीद स्प्रेड करने लग गया। पहले तो एक जगह पे प्रेजेंट था, एक बैक्टीरिया था, बट वो ज्यादा हो गया तो उन्होंने मजीद आगे ऑर्गन्स को भी टारगेट स्टार्ट कर दिया। स्प्रेड हुए, जहां पर मजीद स्प्रेड हुए वहां पर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वहां पर क्या हुआ, डिफरेंट आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज इम्यूनिटी सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस वगैरह न्यूट्रोफिल्स आएंगे, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए आते हैं। तो वो सारी चीजें, जब इतनी सारी चीजें इकट्ठी प्रेजेंट होंगी तो वो एक पस फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, एक्सुडेट फॉर्म होगी, फ्लूइड होगा उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ये सेल्स प्रेजेंट है या बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसे एक्सुडेट कह रहे हैं। उससे क्या होगा, हमारा लंग्स मजीद सॉलिड हो जाएगा। ओके क्लास, कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं ये आप लोग को स्लाइड्स आज या कल शेयर करूंगी। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ी सी मैंने जो है, जैसे ये अभी आप लोगों ने कमेंट्स में फेगोस पैथोजेनेसिस लिखी, मैं सेम इसी तरह स्टेप्स में बना के आप लोगों को सेंड करूंगी। क्योंकि मैंने देखा है कि स्लाइड से आप लोग को समझना मुश्किल हो रहा है, बल्कि मुश्किल होता है। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने जस्ट ये है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई की एक दो स्लाइड्स मजीद हो रहे हैं, वो कंप्लीट करेंगे। अटेंडेंस शांजा बानो मैंने कंबाइन ले ली थी सबकी पहले। ठीक है, आपकी भी हो चुकी है। सही है, फर्स्ट लेक्चर में जो ली है वही कंबाइन है। इसमें मजीद ये है कि सादिया मुख्तार अभी आई थी, वो मैंने उनको ऐड कर लिया, बाकी वही चल रही थी। ओके क्लास, अब ये सारा कंफ्यूजिंग ही चैप्टर्स होंगे, सारे बैक्टीरिया। बाकी मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में जस्ट हमने 3 से 4 स्लाइड्स पढ़नी है, जिसमें ये कंप्लीट होकर मैंने साथ में आपको हेपेटाइटिस पढ़ाना है। ठीक है, ताकि वो डिफरेंट हो जाएगा बैक्टीरिया से, हम एक बार वायरस में आएंगे फिर बाकी बैक्टीरिया स्टार्ट करेंगे, ताकि ये मिक्स नहीं हो। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।